नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आपको फटाफट पहले बता देते हैं कि कौन सी 3 बड़ी अहम खबरें हो। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की में आई हुई विपदा की। 1200 से ज्यादा लोगों की मौत वहां हो चुकी है। भूकंप के पहले एक 7.8 तीव्रता का भूकंप और अब 7.5 का। सीरिया में भी काफी सारे लोगों को इससे हताहत हुए हैं। क्यों तुर्की में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। फिर चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां के शहडोल में अंधविश्वास के चलते 2 दिन पहले 2 बच्चों की जान चली गई थी, लेकिन सरकार है कि उसे अब तक दोषी नहीं मिल रहे हैं। तो इस खबर पर भी हमारी ध्यान रहेगी। और साथ ही साथ बात करेंगे भारत में पहली बार मेड इन इंडिया तेजस जो है वो भारत में ही निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर आज उतरा है। और इसको मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बड़ी उड़ान के तौर पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुर्की से, जहां पर आज जबरदस्त विपदा सामने आई। कई जगह पर अभी भी बचाव कार्य जो है वो चल रहे हैं। लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 7.8 तीव्रता का पहला भूकंप, उसके बाद कई सारे झटके, और फिर जब लोगों को बचाने के लिए एक पूरा अभियान चलाया जा रहा था, तब 7.5 तीव्रता का एक और भूकंप ने तुर्की को हिला दिया है। आपातकालीन घोषित कर दिया गया है पूरे तुर्की में, और इस वक्त सबसे बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लोगों को बचाने के लिए। 1400 से ज्यादा लोग तुर्की और सीरिया में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, और आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। तुर्की के कई दक्षिणी शहरों से तबाही की इस तरह की तस्वीर आ रही है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। नुकसान इतना ज्यादा है कि प्रशासन हर जगह पहुंच भी नहीं पा रहा। स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 4:17 पर भूकंप का पहला झटका आया। इसका केंद्र सीरियाई सीमा के करीब गाजियान्टेप में कहमानमारश के पास महसूस किया गया। इसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा झटका भी महसूस किया गया। सो रहे लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। कहमानमारश, गाजियान्टेप, आदियामान, सनलियुर्फा, दियारबाकिर और किलिस समेत करीब 1 दर्जन शहरों में कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। 7.4 स्तर का भूकंप काफी विध्वंसकारी है। हमारे सारे गवर्नर ड्यूटी पर हैं। सुरक्षा बल और आपदा और आपातकालीन प्रबंधन के साथ साथ राहत और बचाव दल भूकंप से प्रभावित अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे हैं, जो राहत और बचाव काम में हिस्सा लेंगे। तुर्की में राष्ट्रीय आपदा का ऐलान कर दिया गया है और दुनिया से मदद की अपील की गई है। अमेरिका सहित कई देश नुकसान के आकलन और मदद पहुंचाने में जुट रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। भारत से जरूरी सामग्री के साथ NDRF और मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है, ताकि राहत और बचाव कार्य तेज किया जा सके। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तबाही सीरिया में भी हुई है। अलेप्पो, लटाकिया, हामा और टार्टस में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अलेप्पो में तो कई इमारतें पूरी तरह गिर गई हैं। सीरिया में भी मौत का आंकड़ा सैकड़ों में है। शरणार्थी शिविरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे यहां रहने वाले लाखों शरणार्थियों के सामने संकट पैदा हो गया है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने आपातकालीन बैठक कर राहत और बचाव की समीक्षा की है। 6 फरवरी को शहर बहुत बड़ी आपदा के साथ जागा। भूकंप ने आज मारिन के अलग अलग हिस्सों में जान माल का भारी नुकसान किया है।
तुर्की में 1999 में बड़ा भूकंप आया था जिसमें करीब 18,000 लोगों की जान गई थी। उसके बाद का ये सबसे तबाही वाला भूकंप है। एजेंसी इनपुट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जैसे आपको उमा बता रहे थे कि तुर्की में 1999 में एक जबरदस्त भूकंप आया था। थोड़ा इतिहास आपको और बता देते हैं किस तरीके से भूकंप का पूरा इतिहास रहा है तुर्की में। आपको सबसे पहले नवंबर 2022 की बात बताता हूं। इस्तांबुल से करीब 170 किलोमीटर दूर पूर्व में 6.1 तीव्रता का एक भूकंप आया था जिसमें 35 लोग घायल हो गए थे, पर कोई बहुत बड़ी क्षति जो है वो नहीं पहुंची थी। लेकिन अगर हम 23 साल पहले जाएं, 17 अगस्त 1991 को, तब इज़मिट में एक भूकंप आया था। 7.6 तीव्रता का यह भूकंप था। 17,000 लोग इस भूकंप में मारे गए थे तुर्की में और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर खोया था। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि तुर्की में क्यों इस तरीके से भूकंप आते रहते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से तुर्की इतने सारे भूकंप और इस तरह की आपदाओं को झेलता है। इसमें खतरा जो है वो इस वजह से है क्योंकि धरती के अंदर 7 थोड़ी टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट लगातार घूमती रहती हैं। तो तुर्की कहां पर है उसकी वजह से उसके ऊपर खतरा है। आपस में ये प्लेट्स कभी कभी टकराती हैं और इन्हीं के टकराने से कई बार पहाड़ बनते हैं, जैसे कि एवरेस्ट को कहा जाता है, और कि 2 प्लेट्स के टकराने से एवरेस्ट भी और जो बाकी पहाड़ हैं वो भी बने हैं। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। तुर्की में 4 टेक्टोनिक प्लेट ऐसी हैं जो इस जंक्शन पर बसा हुआ है, यानी कि 7 में से 4 टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशिया का टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वहां पर तुर्की बसा हुआ है, इन 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में। और यहां पर जब भी कोई हलचल होती है तो भूकंप के झटके आते हैं। इसलिए तुर्की जो है खास तौर से भूकंप के झटकों को अक्सर सहता रहता है क्योंकि वहां पर, जिसको अंग्रेजी में सेस्मिक एक्टिविटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। 4 ऐसी प्लेट्स हैं जो आपस में टकरा रही हैं और जब ये टकराहट बहुत बड़ी होती है तो इतने बड़े लेवल का, इतने बड़ी तीव्रता का भूकंप आता है। और थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो तुर्की में जो भूकंप आया है ये इस वक्त इतना जबरदस्त घातक क्यों है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी दें। केंद्र भूकंप की कितना घातक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो जमीन से कितना नीचे उसका सेंटर है। तुर्की की सतह में से जितना नजदीक तबाही उतनी ज्यादा ही होती है। जो गाजियान्टेप में के पास जो आज का भूकंप आया है, 17.9 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप है। गहराई जितनी कम होती है नुकसान उतना ही ज्यादा होता है। इसी वजह से तुर्की में जबरदस्त विनाश इस बार देखने को मिला है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि भारत को भी, खास तौर से जो हमारे हिमालय के आसपास के इलाके हैं, उनको भी इस भूकंप से सबक लेने की आवश्यकता है क्योंकि भारत में भी ऐसी एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में कैसे अंधविश्वास के चलते मासूमों की जान चली गई और सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि किसके ऊपर मुकदमा करें, किसको गिरफ्तार करें। मध्य प्रदेश के शहडोल में 2 दिन पहले 2 बच्चों की जान चली गई थी। वजह थी अंधविश्वास, एक कुप्रथा जिसका नाम है दागना। 3 महीने की रुचिता और 2.5 महीने की शुभी, ये 2 बच्चियां थी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अंधविश्वास के चलते इन बच्चियों को इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागा गया। 3 महीने की रुचिता को 51 बार और 2.5 महीने की शुभी को 24 बार गर्म सलाखों से दागा गया। लेकिन इन दोनों की मौत के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौत के बाद सरकार ने कुछ छोटे कर्मचारी, आशा वर्कर्स जो हैं, उनको जरूर निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हमेशा छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों होती है? पुलिस वहां पे हाथ धरे क्यों बैठी हुई थी? और क्या मध्य प्रदेश में जो अंधविश्वास का प्रचलन है उसको रोकने के लिए शिवराज चौहान की सरकार बिल्कुल विफल हुई है? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी यह मध्य प्रदेश की हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का एक जीता जागता विफल स्वरूप नहीं है? शहडोल में बच्चों को दागने से मौत हो चुकी है, आप उसके लिए कुछ करेंगे? विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहना योजना केवल महज एक योजना नहीं है। अगर बहन के खाते में पैसे जाएंगे
तो उन पैसों को वो अपने परिवार के कल्याण में लगाएंगी। मुख्यमंत्री जी चुनाव के हिसाब से अपने भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं कितनी अच्छी योजनाएं हैं। इन लाडली लड़कियों का जो अब अपनी जान गंवा चुकी है, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से। और मध्य प्रदेश में अंधविश्वास जो है वो एक बड़ी कुप्रथा है। वहां पर एक बड़ी संख्या में यह इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 2021 में देश भर में 61 लोगों की मौत अंधविश्वास के जो अलग अलग मामले हैं उसकी वजह से हुई। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 20 मौतों का रहा। इसके बिल्कुल पीछे मध्य प्रदेश खड़ा है, जिसमें 18 लोगों की मौतें जो हैं वो अंधविश्वास के चलते गंवाई गई। अंधविश्वास के चलते किसी तरह झाड़ फूक डॉक्टर या जो ये इस तरीके के लोग होते हैं झाड़ फूक करने वाले, उनके हाथों के से, या फिर जिनको कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर, उनके हाथ इलाज करा के लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2020 में देश भर में 88 लोगों की मौत इसी तरीके से हुई थी। इसके बावजूद अभी तक मध्य प्रदेश में कड़ाई से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की। बिहार के छपरा में बिहार पर जाने से पहले अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो खबर है उस पर अनुराग से थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री जी का भी हम सुन रहे थे, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। लाडली बहना योजना की खूबियां गिनाने में लगे हुए थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन जो आंकड़े भी बता रहे हैं अंधविश्वास के चलते मध्य प्रदेश में यह पहली घटना हुई नहीं है। तो क्यों ऐसा है कि सरकार ने 2 दिनों बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं करी और सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर इतनी सजग नहीं दिखाई पड़ रही है? देखिए, वही एक सवाल है अंकित, जब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़िले में जो प्रशासनिक मुखिया हैं वो कलेक्टर हैं और स्वास्थ्य के लिए सीएमएचओ हैं। आप सोचिए कि क्या व्यवस्था है कि जहां पर एक आशा कार्यकर्ता और एक आशा सहायिका को सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और 4-5 छोटे लोगों को का तबादला इधर से उधर कर दिया जाता है और एक चिकित्सा अधिकारी से कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया जाता है। जबकि जिस कठौतिया गांव में, पहले गांव में जिस बच्ची की मौत हुई थी रुचिता कोल की, वहां अक्टूबर से कोई एएनएम तक नहीं है, यानी कोई टीकाकरण नहीं है। ऐसे में पीसीवी 13 जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ऐसे खास करके अगर निमोनिया भी है, तो मध्य प्रदेश में अंधविश्वास के अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से ख़राब हैं। जो अभी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे आया था उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे बदतर राज्यों में शुमार है, जहां पर गांव में 95% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं। जो हमने सीएचसी या पीएचसी देखी है वहां पर एक भी डॉक्टर या एक भी नर्स नहीं है। कहीं कहीं पर एक आधा आशा कार्यकर्ता तैनात है जो महीने में या हफ्ता में एक दिन आती हैं और टीकाकरण का कार्यक्रम करती हैं। तो ये एक बड़ी वजह है, खास करके शहडोल के इलाके में पिछले कुछ 3-4 सालों में जो सर्वे हुआ था उसमें 2000 नवजात ऐसे थे या 2-3 महीने उनकी उम्र रही होगी जिनको दागना कुप्रथा के वो शिकार हुए थे। और अभी तो हाल फिलहाल में 2 छोटी दुधमुही बच्चियों की मौत हो गई है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह का जवाब है कि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना की खूबियां बताने लगे मुख्यमंत्री जी। बहुत अहम जानकारी दे रहे थे अनुराग, जिस तरीके से बता रहे थे। और यही सवाल भी हम उठा रहे हैं कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर शिवराज सिंह चौहान जो बहुत सारी खूबियां गिना रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री अपने राज्य में ग्रामीण इलाकों में अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो सरकार के कार्यकाल पर, उनके कार्यकाल पर तो सवाल उठेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात करते हैं। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग के बाद अब एक बड़ा बवाल हो गया है। कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो जातिगत तौर पर देखी जा रही है। आरोपी एक मुखिया है जिनके घर पर पोल्ट्री फार्म में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उस इलाके में जमकर बवाल किया। हालांकि बड़ी मुश्किल से भीड़ को काबू में लाया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 3 लोगों ने एक मुर्गी फार्म में बंद करके उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। यहां पर जो मुखिया हैं उनके एक प्रतिनिधि ने अपने ऊपर फायरिंग का आरोप लगाकर इन तीनों को बंधक बना लिया था और फिर उनकी पिटाई की गई, जिसके कारण एक युवक की मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर पथराव भी किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों की तलाश अभी जारी है।
इस पर जांच की जाएगी, क्या किसकी भूमिका रही इसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है, किसी स्तर से लापरवाही या और कुछ पाया जाता है तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है इस कांड में, बाकियों को चिन्हित करके हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। मेरी जनता से ये अनुरोध रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, ना तो कोई अपराधी को बख्शा जाएगा और ना ही कोई जो अपने हाथ में कानून ले रहा है उसको बख्शा जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या और चुनौती इस वक्त खड़ी हो गई है और आग ना भड़के इसके लिए प्रशासन को पूरी तरीके से सजग रहने की आवश्यकता है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आने के बाद बात करेंगे भारत में निर्मित युद्धपोत पे और कैसे भारत में निर्मित एक विमान जो है वो उतरा। INS विक्रांत की बात कर रहे हैं। भारत से ये नौसेना के लिए और देश की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा आज का दिन रहा, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब आपको बताते हैं भारत में निर्मित जो तेजस फाइटर जहाज है उसने आज एक ऐतिहासिक लैंडिंग की है। भारत के अंदर ही बने हुए विमान वाहक पोत विक्रांत में आज भारत ने मेड इन इंडिया यानी कि भारत में निर्मित जो विमान है तेजस, उसकी आज लैंडिंग हुई और उसको लेकर माना जा रहा है कि न सिर्फ नौसेना के लिए बल्कि भारत के सुरक्षा सेक्टर, आर्म फोर्सेस और डिफेंस के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक नई उड़ान है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उड़ान है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि ये जो है ये एक ऐतिहासिक लैंडिंग है और इसके बाद बहुत ज़्यादा एक तरीके से अगर कहा जाए तो आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। भारत अभी भी उन देशों में है जो बाहर से जो अपने डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उसे बाहर से ज़्यादा बड़ी मात्रा में मंगवाते हैं, हम उसको बाहर से ख़रीदते हैं। अगर धीरे धीरे यही तेज़ी रही और इस तरीके से ही हम तकनीक को भारत में बनाते रहे तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये उपलब्धि के तौर पर सामने ज़रूर आएगा। चलिए तो आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है।